नमस्कार साथियों। आज पुनः आपका हृदय की असीम गहराइयों से सारथी सक्सेस सेंटर की ओर से बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन। जैसा कि साथियों हम अभी जो प्रकरण पढ़ रहे हैं व्याकरण से जुड़ा हुआ संधि का प्रकरण पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने व्यंजन संधि के बारे में कुछ नियम और उपनियमों को देखा था और मैं ये समझता हूं और मानता हूं कि आपने उनसे जुड़े हुए कई अभ्यास भी किए, कई शब्दों का विग्रह भी किया और कई शब्दों को संधि के दृष्टिकोण से पहचाना भी होगा। और उसी की कड़ी में, उसी क्रम में हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज व्यंजन संधि के अगले भाग को शुरू करने जा रहे हैं। आइए आप और हम व्यंजन संधि को और अधिक अच्छी तरह से और अधिक सार्थक रूप में अपने जीवन में किस प्रकार से प्रयोग कर सके, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में ये किस प्रकार से हमारा सहयोग के रूप में साथ चल सके, उसी के निरंतरता में हम आज की अपनी कक्षा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको दो शब्द बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप ध्यान देना। शब्द है हमारे पास कच्चा, पक्का, संख्या। शब्द है संख्या, कच्चा, पक्का, संख्या। ये शब्द हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे एक और आता है मुक्त, मुक्त। इन शब्दों को आप देख पा रहे होंगे। चार शब्द हमारे सामने आए हैं, कच्चा, पक्का, मुक्त और संख्या। इन शब्दों में देखो आपको एक स्वर रहित वर्ण और एक स्वर सहित वर्ण मिल रहा है। इसी प्रकार पक्का में क एक स्वर रहित है और एक क आ स्वर के साथ मिला हुआ है। संख्या में आपको ख स्वर रहित मिल रहा है और यह स्वर सहित मिल रहा है। और मुक्त में क स्वर रहित और त स्वर सहित मिल रहा है। तो इन शब्दों को हम व्याकरणिक दृष्टिकोण से क्या नाम देते हैं और इनका क्या नियमों के तहत हम इसकी संरचना करते हैं, इसी से जुड़ी हुई हमारी आज जो व्यंजन संधि का नियम है वो रहने जा रहा है। इससे पहले हम इन शब्दों को भली भांति देख व समझ लेते हैं, जिससे कि उस नियम को और अधिक अच्छे तरह से हम समझ पाए, अवबोध कर पाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कच्चा शब्द, इसमें दोनों वर्ण समान हैं। क्या है? दोनों वर्ण समान हैं। एक वर्ण स्वर रहित है, एक वर्ण स्वर सहित है। लेकिन संख्या में दोनों वर्ण अलग अलग प्रकृति के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। इसी प्रकार मुक्त में अलग अलग प्रकार के हैं। इनको हम दो शब्दों में लेते हैं। एक तो आता है द्वित्व वर्ण, एक आता है संयुक्त वर्ण। ये द्वित्व और संयुक्त क्या होता है? ये द्वित्व और संयुक्त क्या होता है? द्वित्व वो होता है जो जिसमें कि दो वर्ण समान हो, उसमें से पहले वाला वर्ण स्वर रहित हो तथा दूसरे वाला वर्ण अर्थात जो उसके बाद आता है वह स्वर सहित हो। यहां हम देख पा रहे हैं कच्चा स्वर रहित है च में और दूसरा च स्वर सहित है। तो इस प्रकार के वर्णों को हम क्या कहते हैं? द्वित्व वर्ण कहते हैं। अर्थात वह शब्द जिसमें दो वर्ण समान आ रहे हैं, उसमें प्रथम वर्ण स्वर रहित है और दूसरा वर्ण स्वर सहित है और दोनों समान हैं, तो ही हम उनको द्वित्व वर्ण कहते हैं। उसके अगला है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण अर्थात इसमें भी दो वर्ण होते हैं, लेकिन उसमें दोनों वर्ण अलग अलग होते हैं, वर्ण अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन आखिरी नियम वही काम करता है। प्रथम वाला वर्ण स्वर रहित होता है, उसके बाद वाला स्वर सहित होता है, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ ख था और यहाँ
यह था, दोनों अलग अलग प्रकार के वर्ण हैं। इसी प्रकार क और त दोनों अलग अलग प्रकार के वर्ण हैं। तो इस प्रकार के अगर वर्ण आते हैं तो वो संयुक्त वर्ण में आते हैं। यहाँ संयुक्त वर्णों का प्रयोग हुआ है मुक्त में, संख्या में भी संयुक्त हुआ है, पक्का में भी हुआ है और कच्चा में भी हुआ है। ये दो तरह के वर्ण आते हैं। इसके साथ एक जुड़ी हुई रोचक जानकारी मैं आपको और दे देता हूं कि किसी भी वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण से, क्या दूसरे और चौथे वर्ण से कभी भी द्वित्व वर्ण या संयुक्त वर्ण नहीं बनते हैं। द्वित्व मतलब हमने देखा क, च, त और प वर्ग था। क का दूसरा कौन सा है? ख। क्या है? ख है। क्या आपने कभी इस प्रकार का शब्द देखा है क्या? इस प्रकार का शब्द कभी देखने को, पढ़ने को आपको मिला? साथ ही साथ इस प्रकार का शब्द भी आपने कभी देखा? नहीं देखा होगा। ये दूसरा वर्ण है और ये चौथा वर्ण है क वर्ग का। इसी प्रकार च वर्ग में आता है छ। कभी आपने इस प्रकार से कभी देखा? नहीं देखा। क्या कभी आपने इस प्रकार से देखा? आप कहोगे नहीं देखा। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं इस नियम के तहत कि किसी भी वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण से संयुक्ताक्षर नहीं बनता है। संयुक्ताक्षर हम अगर बनाने की कोशिश भी करते हैं, लेखन भी करते हैं या उच्चारण करने का प्रयास करते हैं तो वह अशुद्ध होता है। और व्याकरण हमें उच्चारण, लेखन और प्रयोग की शुद्धता का ज्ञान करवाती है। यहाँ शुद्धता का हनन हो रहा है, शुद्धता भंग हो रही है, तो ये व्याकरण दृष्टिकोण से अशुद्ध हो जाता है। तो इसी से जुड़ा हुआ अपना एक संधि का नियम है। अब तक हमने संधि में देखा कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, उसके बाद सगोश आता है, तो प्रथम वर्ण किसमें बदल जाता है या किसमें परिवर्तित होता है या किसमें आदेशित होता है? वो तीसरे वर्ण में होता है। उसमें मैंने आपको दो वर्ण निकलवा दिए थे, एक पंचमाक्षर अर्थात पांचवा वर्ण और एक ह। अगर प्रथम वर्ण के बाद पंचमाक्षर आता है या पांचवा वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाता है। ये हमने किया था। उसके साथ हमने एक उपनियम और किया कि किसी भी वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण के बाद ह आता है तो वह अपने तीसरे में बदल जाता है। और ह को या तो हम ह के रूप में ले लेते हैं या फिर जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो जिस वर्ग का है उसी वर्ग का चौथा वर्ण हमारे पास आ जाता है। ये तक हमने अभी तक किया था। किया? अब हम आगे चलते हैं। एक नियम और आता है हमारे पास। यदि किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण अर्थात 4 नंबर का जो वर्ण है वो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हो, साथ में दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो। क्लियर? तो हमने एक चीज अभी देखी द्वितीय और संयुक्त में कि दूसरा और चौथा साथ में मिलकर के संयुक्ताक्षर नहीं बनते। अगर यहाँ चौथा है और यहाँ भी चौथा है तो वो शब्द क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं? जब यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का चौथा वर्ण हो तथा दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा हो तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है या कि आदेशित हो जाता है। ये चीज है, इसको हमें ध्यान देने की जरूरत है। इस डब्बे को उसी प्रकार जो हमने पिछली कक्षाओं में किया अपने दिमाग में स्थापित कर लो। अगर चौथा आए उसके बाद तीसरा या चौथा आए तो
चौथा स्वरूप प्रथम वाला अपने तीसरे में बदल जाता है। क्लियर? अब एक शब्द आ रहा है हमारे सामने, कगज। क्या आ रहा है? कगज। तीसरे में बदला हुआ दिख रहा है। इसकी अगर मैं विच्छेद करूं तो मैं करूंगा कग और गज। कग और गज। घ कौन से क वर्ग का कौन सा है? चौथा। और यहां तीसरा आया। इस नियम पर आ रहा है। तो अगर इस नियम पर आ रहा है, ये चौथा किस में बदला? ग में। और तीसरा अपने जगह आ गया। क्योंकि यह ग व्यंजन है, तो इसको हमने क्या कर देंगे? लेखन में स्वर रहित रूप में लिख देंगे। का ग का ग, वापस ग और ज। क्या बना? गज। उसी प्रकार एक शब्द है युद्ध। आप करके देखो या विचार करके देखो, इसका आप किस प्रकार से करोगे, विग्रह किस प्रकार से करोगे? आप युद्ध शब्द का आप करोगे यु ध और ध। ता वर्ग ता, ता थ द ध। वो किस में आया? चौथे में। ये भी कौन सा है? ता वर्ग का चौथा वर्ण है। अगर ये दोनों साथ लिखे, चौथा और चौथा, क्या संयुक्त रूप में लिखा जा सकता है? तो आप बोलोगे ये नियम हमें बता रहा है नहीं लिखा जा सकता। तो हम इसको किस में परिवर्तित कर रहे हैं? नियमानुसार तीसरे में। तीसरे में किया इसी वर्ग के, तो हमारे पास आ गया ये द, और ध का ध हमने लिख दिया। क्योंकि ध क्या है? स्वर सहित है, तो हम इसको शिरो रेखा के नीचे द के साथ लिख सकते हैं। यू द और ये ध, युद्ध। छोटा सा शब्द दिख रहा था हमारे सामने, और साहित्य हमारे लिए ये अपनी विचार शक्ति से परे भी होगा कि हम युद्ध का विग्रह भी कर सकते हैं क्या। इसी प्रकार बुद्ध, बुद्धि, ये शब्द सारे ही विग्रह के योग्य हैं। बुद्ध, बुद्ध शब्द का अगर विग्रह करूं मैं, बुद्ध और धवर, तो बु द और ध, बुद्ध बना। इसको हम संयुक्त रूप से लिखे तो बु द और ध, बुद्ध। अगर बुद्धि शब्द होता तो हम धी में क्या करते? ई की मात्रा लगा के बुद्धि शब्द बना लेते। तो इस प्रकार के शब्द जो आते हैं वह इस नियम के तहत आते हैं। हमने ये 4 नंबर नियम देख लिया। 3 नियम हमने पहले देखे, एक मुख्य नियम, उससे जुड़े हुए 2 उप नियम, और फिर ये चौथा नियम। ये नियम हमें 2 तरह की जानकारी दे रहा है। शब्द शुद्धि के बारे में भी बता रहा है कि दूसरे और चौथे वर्ण के साथ कभी भी साथियों संयुक्त या द्वितीय वर्ण नहीं बनता है। ये एक हमें शब्द शुद्धि का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये नियम हमें बताता हुए साथ में चल रहा है। साथ ही साथ उसी नियम के तहत ये अपने आप का नियमों को विभाजित करता हुआ हमें बता रहा है कि चौथे वर्ण के साथ यदि तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो हम उनका संधि में मेल यदि करें तो वो चौथा अपने ही वर्ग के तीसरे में आदेशित हो जाता है। आप देख पा रहे हो, स्क्रीन पर आप देख लीजिए। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं, जिससे कि अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो साथियों तो आप इसको ले सकते हो। अब आगे चलते हैं हम। एक शब्द आ रहा है, एक मैंने आपको नियम बताया था कि प्रथम वर्ण हो उसके बाद 5वां वर्ण हो, बताया था ना पिछली कक्षा में साथियों। ध्यान देना आप उसको एक बार कि यदि किसी शब्द के
प्रथम भाग का अंतिम वर्ण कोई भी वर्गीय व्यंजन या किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, अर्थात क, च, ट, त और प में से कोई एक हो। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण उसका कोई पंचमाक्षर या पांचवा वर्ण हो, इसमें न है, म है, ण है, य है और पंचमाक्षर हैं, वो आए तो ये किसमें बदलता है? अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलता था। हमने देखा था ये चीजें। अगर आप नहीं देख समझ पा रहे हो तो आप मेरी पिछली कक्षा को जहां हमने व्यंजन संधि शुरू की उसको जरूर देखिए, इस नियम को आप समझोगे। इस नियम को देखने के बाद हम एक शब्द देखते हैं, मृण में ण आ रहा है अर्ध स्वर रहित और पीछे म आ रहा है। आप देखो, क्या हम इस नियम को देख रहे हैं? म पांचमाक्षर है या पांचवा है और यहां संधि हुई है, तो और ण किस में आ रहा है? ट वर्ग में आ रहा है। किस में आ रहा है? ट वर्ग में आ रहा है। अगर मैं इसको इस नियम से विग्रह करूं, क्या इस नियम से अगर मैं विग्रह करूं तो ण को अपने प्रथम में ले जाऊंगा या नहीं ले जाऊंगा? ध्यान देना इस बात को। अब जो नियम निकल रहा है इसी का एक अपवाद स्वरूप नियम माना जा रहा है, उसको हम एक निश्चित शब्दावली के अंदर पिरोने का काम करेंगे। हम इस नियम के तहत ण ट वर्ग का पांचमाक्षर है तो विग्रह करते हुए पंचमाक्षर किस में जाएगा? अपने ही प्रथम वर्ण में। तो मैं क्या इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, मृत और मैं, अगर इसके में इस तरह विग्रह किया हुआ है तो ये अपने सामने आ रहा है प्रथम वर्ण, यहाँ पांचवा और ये अपने पंचमाक्षर में बदला हुआ है। तो क्या संधि का ये नियम शुद्ध है? नियम हमें ये कह रहा है ये विग्रह शुद्ध है। नियम हमें ये बतला रहा है, नियम ये हमें इंगित कर रहा है कि यह विग्रह शुद्ध है। लेकिन इसके साथ ही साथ आप अगर मेरी कक्षाओं को ध्यान से देख रहे हो, हर चीज को, हर बिंदु को सोच समझ रहे हो, उस पर चिंतन कर रहे हो, तो आपको एक बात पुनः याद आनी चाहिए कि मैंने कहा था संधि जब ही होती है जब वो शब्द सार्थक होता है। सार्थक शब्दों के मध्य ही संधि होती है। निरर्थक या अर्थहीन या अनायास किन्हीं वर्णों को साथ जोड़ के बिना अर्थ के हम शब्द साथ ले लेते हैं, उनके मध्य कभी संधि नहीं होती है। इसी तरह यहां देखिए, यहां देखिए, मृत, मृत शब्द कोई सार्थक है क्या? अगर है तो आप उसका अर्थ सोचिए। अगर मृत शब्द सार्थक है तो आप उसका अर्थ सोचिए। अगर अर्थ हमें नहीं समझ आ रहा है तो इसका मतलब यह निरर्थक शब्द है। क्या है? निरर्थक शब्द है। और निरर्थक होते ही हमें संधि का मूल तथ्य सामने ले लेना चाहिए कि निरर्थक शब्द अगर आ गया तो संधि होगी नहीं, चाहे नियम उस पर कितने ही आरोपित किए जाए, चाहे वो विग्रह कितने ही नियमों के आधार पर किए जाए, लेकिन वहां साथियों संधि कभी नहीं होगी। तो इसी से जुड़ा हम एक नियम और ले लेते हैं। नियम क्या है कि यदि द वर्ण आए, क्या आए? द वर्ण आए और द वर्ण से पहले री आ जाए। क्या आ जाए? री आ जाए। और उसके बाद कोई भी वर्ण आए। क्या? कोई भी वर्ण आए, अर्थात री द वर्ण आए। ये कब होगा? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द होगा और द से पूर्व उसी प्रथम शब्द में कहीं री जुड़ा हुआ होगा और उसके बाद कोई वर्ण आ जाए। क्या आ जाए? कोई भी वर्ण आ जाए। तो यह द किस में आदेशित होता है? ण में होता है। ये चीज आपको अपने स्मृति पटल पर
लिख लेनी है। स्मृति पटल पर लिख करके रख लो आप इस चीज को। इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आएगा, आप सहर्ष किंचित भी, थोड़ा सा भी समय ना गंवाते हुए उसको तुरंत कर लोगे। अर्थात यदि द वर्ग आए, उससे पहले री आए और फिर कोई वर्ण आ जाए दूसरे शब्द में, तो द किस में बदल जाएगा? ण में बदल जाएगा। अब मैं विग्रह करता हूं इसका। मृद और मय, मृद और मय। मृद से तात्पर्य क्या है? मिट्टी, में मिट्टी में, मृद और में। अब यहां द आया, द के आगे क्या है? म में जुड़ा हुआ री है, फिर द है और फिर आ गया कोई वर्ण। तो ये द किस में बदल गया? ण में बदला या नहीं बदला साथियों? बदला। तो हमने मृ का मृ कर दिया और ऋण स्वर रहित लिख दिया और मय का मय लिख दिया। आया? के बाद एक और आता है, एक शब्द हम लिखते हैं मृण भांड। ये शब्द अगर किसी साथियों ने इतिहास पढ़ा है तो निश्चित रूप से पढ़ा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा संस्कृति में, वहां इस शब्द को हमने निश्चित रूप से देखा है। मृण भांड, भांड का अर्थ होता है बर्तन। उस समय जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए हुए थे उनको हम अभी संस्कृति के अंतर्गत इतिहास के तहत मृण भांड के रूप में पढ़ते हैं। अब यही उसी प्रकृति का शब्द है। री है, न है और कोई वर्ण है। इसके मैं टुकड़े करूं, मृद और भांड। क्या आ रहा है? मृद और भांड आ रहा है। द के आगे री है तो द किस में बदल गया? ण में, और भांड का भांड हमने लिख दिया, अर्थात मिट्टी के बने हुए बर्तन। हम कई बार इसको क्या करते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, मृद भांड, मृद भांड, जो कि अशुद्ध है। जो कि क्या है? अशुद्ध है। क्योंकि जब हमने द का जो जिसके आगे री लगा हुआ था उसका अन्य वर्ण के साथ मेल करा दिया तो उसको परिवर्तन करना नितांत जरूरी हो जाता था। तो ये इस प्रकार अगर शब्द आए तो वह अशुद्ध होगा, इस प्रकार का शब्द आए तो वह संधि के नियम के तहत शुद्ध होगा। इसी प्रकार मृणमयी करके देखिए आप, मृद और मई उसी प्रकार आ रहा है। मृण मूर्ति, मृद और मूर्ति, अर्थात मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों को हम क्या कहते हैं? मृण मूर्ति, अर्थात मृद और मूर्ति, मृद और मूर्ति। देखा साथियों आपने कि मृण में सब मृणमयी, मृण भांड, मृण मूर्ति इस नियम पर आ। और मैं आपसे एक अनुरोध और करता हूं, इस प्रकार के शब्द आप ढूंढिए, आप ढूंढिए। हालांकि मैं आपको ये प्रकरण, ये अध्याय पूर्ण होने के बाद बहुतायत संख्या में उदाहरण दूंगा। उदाहरणों से जुड़ी हुई पीडीएफ बना करके आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश भी करूंगा और उससे साथ आप उनका विग्रह करना, उनको पहचान करना, जिससे कि आपका यह प्रकरण और अधिक सशक्त और अधिक मजबूत रूप में आपके ज्ञान में वृद्धि कर सके। लेकिन उसी के साथ अभी जब क्लास चल रही है साथ ही साथ आप नए शब्द निकालने की कोशिश भी करना, ये मेरा आपसे एक अनुरोध है, जिससे कि आप इन चीजों को और अधिक कारगर और अधिक भली भांति और अधिक सजगता के साथ कर सको। आया समझ? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा स्क्रीन से साइड में हट जाता हूं। देखा साथियों आपने, अभी तक हमने दो संधि के
और आज की कक्षा में नियम देखे जो कि व्यंजन संधि से जुड़े हुए थे। अब आगे चलते हैं साथियों। अब क्या आता है, मैंने आपको सब संधि पढ़ाते हुए आपको मैंने ये शब्द लिखा था या नहीं लिखा था? अगर कोई साथी अब जुड़ रहा है मेरे से तो मैं उससे अनुरोध करूंगा उस साथी से कि वो मेरी पिछली कक्षा को जरूर देखे जहां मैंने संधि प्रकरण शुरू करवाया था, और संधि से साथ साथ वर्ण विचार भी जरूर देखे, क्योंकि संधि वर्णों के आधार पर ही की जाती है। जब वर्ण विचार हम समझ लेंगे तो संधि को भी समझने में हमें और अधिक आसानी हो जाती है। तो मैंने एक शब्द बताया था और आपसे पूछा भी था साथियों कि ये एक शुद्ध है या दोनों शुद्ध है या दोनों अशुद्ध है, और इससे जुड़ा हुआ एक नियम की मैंने हल्की सी चर्चा आपके सामने उस समय की भी थी। और मैंने ये भी आपको कहा था, आपको याद होगा कि जब व्यंजन संधि करेंगे तब हम इसको विस्तृत रूप से देखेंगे है ना। तो इसमें क्या होता है, यदि किसी शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, म हो, और क्या हो, स्वर रहित भी हो, अर्थात हलचिल लगा हुआ देख पा रहे हो आप कि यदि किसी शब्द का प्रथम वर्ण म हो और उसके साथ दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कोई वर्गीय व्यंजन हो। वर्गीय व्यंजन अर्थात 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। मैं आपको संधि समास कराते कराते ये वर्ग इतनी बार बोलूंगा कि आपके दिमाग में स्थायी हो जाएंगे साथियों। बस आप पूर्ण तल्लीनता, पूर्ण मनोयोग के साथ क्लास के साथ जुड़े रहे। तो हमने देखा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कोई वर्गीय व्यंजन हो, अर्थात क से लेकर के म तक कोई भी हो। क्या हो, क से लेकर म तक कोई भी हो, क से म तक कोई भी हो जाए। तो ये म 2 स्वरूपों में बंटेगा और दोनों स्वरूप उसके क्या होंगे, शुद्ध होंगे। एक तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, वर्ण विचार में पढ़ाया था, अनुस्वार। और अगला परिवर्तन होगा, दूसरे शब्द का जो वर्ण है, जो भी वर्ण आया है वो जिस वर्ग का है उसके पंचमाक्षर में क्या होता है, पांचवा अक्षर, जिसे हम पंचमाक्षर कहते हैं। यह नियम हमें पुनः अपनी चेतना के स्तर पर ले जाना है और उसको अपनी चेतना के स्तर पर ले जा करके उसको वहां स्थापित कर देना है। और इससे जुड़े हुए फिर हम असंख्य उदाहरणों को बहुत ही सरलता से कर पाएंगे। क्या है कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित र हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क से म तक कोई हो, अर्थात इसको हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कोई वर्गीय व्यंजन हो, तो ये म 2 तरीके से आदेशित होता है या परिवर्तित होता है। या तो वो अनुस्वार के रूप में भी आ जाएगा तो भी शुद्ध होगा, या फिर दूसरे शब्द के जो वर्ण लिखा हुआ है वो वर्ण किस वर्ग का है उस वर्ग का 5वें अक्षर में चला जाएगा। क्लियर? एक मैं उदाहरण बताता हूं जिससे कि आप इसको और समझ पाओगे। देखो आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है और मैंने विकल्प रूप में 2 शब्द बना दिए इसके। क्यों? कि ये 2 रूप में परिवर्तित होता है और वो दोनों ही रूप क्या है उसके, शुद्ध है। देखो जैसे क्या है, मैं लिखूं सम और कर। क्या लिख दिया? सम और कर। यहां देखो साथियों, म है और क है। संधि मेल कहां हो रहा है? म और क में हो रहा है।
नियम कह रहा है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण म स्वर रहित जो कि है, दूसरे शब्द का वर्ण क से म तक क है, और वो किस वर्ग का है, खुद का वर्ग का ही है। तो ये किस में परिवर्तित हो रहा है, दो रूप देखेंगे, एक अनुस्वार में और एक क का पंचमाक्षर क्या है, क का पंचमाक्षर में परिवर्तित हो सकता है। अगर हम इस प्रकार से लिखें तो हम स को साथ अनुस्वार लगा दिया और कर का कर लिख दिया, शुद्ध होगा। अगर मैं ये ना लिख करके मैं ये लिख दूं तो भी क्या होगा, पूर्णतः शुद्ध और विशुद्ध भी होगा, दोनों अर्थात विशुद्ध तरीके से लिखे हुए शब्द है, इसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धता नहीं है, क्योंकि हम इस नियम पर चल रहे हैं। इसी प्रकार ये संकर शब्द है, यहां भी मैंने संकर लिखा है और वहां भी, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से दोनों सा अलग अलग हैं। इसका मैंने विग्रह किया सम और कर, दो तरीके से लिख सकते हैं। मां को अगर अनुस्वार में लिखे तो संकर, और अगर मां को पंचमाक्षर में लिखे तो संकर, उच्चारण एक समान होगा। अब इस संकर का अर्थ भी पता होना चाहिए। इस संकर को हम कहते हैं मिश्रण, किसी दो प्रकार की चीजों को साथ मिला देते हैं या तीन प्रकार की चीजों को साथ मिला देते हैं तो उनका जो स्वरूप हमारे सामने आता है उस स्वरूप को हम संकर स्वरूप भी कहते हैं। और ये संकर हम सबके अधिष्ठाता, हम सबके पालनहार, सृष्टि के नियामक भगवान शिव। के बाद देखो शब्द आता है संचय, संजय। असंख्य शब्द हमारे सामने आते हैं, जैसे कि संजय। अगर इस संजय को मैं ऐसे लिखूं संजय तो भी शुद्ध होगा या नहीं होगा, है संजय। उसी प्रकार संचय, ये प्रकार के शब्द आते हैं। जैसे हम अगर हम संजय का टुकड़े करें, मैं यहां लिख देता हूं आपके, यहां अगर मैं, आप देख पा रहे हो, यहां अगर मैं लिखूं संचय, संचय, तो यहां मैंने किया सम और चय। मां दो तरीके से बदल सकता है साथियों, च वर्ग होगा च, छ, ज और य, होता या नहीं होता, तो उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, सा अनुसार में चला गया और च य का च आ गया। और इसको अगर हम पंचमाक्षर में लें च, छ, ज, ज और या, तो अगर इसको मैं इसी प्रकार से भी लिख सकता हूं संचय, क्योंकि दोनों रूप हमारे सामने आ रहे हैं, हम इसको इसी रूप में भी साथ ही साथ लिख पाते हैं। इसी प्रकार शब्द आता है संजय, क्या आता है, ये ज लिखा हुआ है, इसी में भी हम क्या कर सकते हैं, उसी रूप में जो मैंने लिखा संजय, या फिर इसको मैं ऐसे संजय भी लिख सकता हूं। क्यों साथियों, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। एक शब्द और हमारे सामने आता है, देखो संपर्क, एक शब्द आता है हमारे सामने संबंध, इसको मैं इसी प्रकार से लिखा है, इस संपर्क को उस नियम से मैं संपर्क भी लिख सकता हूं, क्योंकि जो नियम क्या कह रहा है, सम और परक जुड़ा, तो प में क्या है, पंचमाक्षर म है, तो ये म स्वर रहित आ गया। अनुस्वार के रूप में लिखूं तो मैं सा के साथ अनुस्वार लगा सकता हूं। संबंध, संबंध को मैं इसी प्रकार से भी लिख सकता हूं, संबंध अनुस्वार के रूप में। क्योंकि ब क्या है, प वर्ग का है, और प वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है, म होता है, तो उसको हम उसी रूप में भी म करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं
वो हमारे इस नियम पर चलते हैं। इस नियम को हमें ध्यान से देखने की जरूरत है, जिससे कि हम इस स्वरूप से जुड़े हुए सभी शब्दों को बहुत ही कारगर तरीके से, बहुत ही शुद्धता से विग्रह भी कर सके और उनकी संधि के दृष्टिकोण से पहचान भी कर सके। अब देखो, दंड और कंपन शब्द है। आपने कई जगह दंड शब्द को इस प्रकार से भी देखा होगा साथियों। मैं यहां लिख दूं, देखा होगा। क्या शुद्ध है? शुद्ध है, यस। क्योंकि यहाँ ड किस वर्ग का आ रहा है? ट वर्ग का आ रहा है। ट वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है ना? होता है। अगर इसका मैं विग्रह करूं तो क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं? दम और ड। म आया, क से मा तक कोई वर्ण आया, म किसमें बदला? या तो अनुस्वार में, या ड जिस वर्ग का है उसके पंचमाक्षर में। अगर मैं अनुस्वार में बदलता हूं तो मैं द के ऊपर अनुस्वार लगा दिया तो दंड हो गया। और अगर मैं दूसरे तरीके से बदलना की कोशिश करता हूं तो देखूंगा ड किस वर्ग का है? ट वर्ग का। तो द ट वर्ग का पंचमाक्षर और ड। आया समझ? उसी प्रकार कंपन, कम और पन का अगर विग्रह करूं तो मैं कम और पन। अगर म को मैं अनुस्वार के रूप में लिखूं साथियों तो क के ऊपर अनुस्वार लगा सकता हूं। और अगर म को मैं दूसरे तरीके से करूं पंचमाक्षर के रूप में तो प, जिस प वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है? प, फ, ब, भ और म। उसको मैं स्वर रहित म के रूप में भी कर सकता हूं। तो इस नियम से जुड़ा हुआ तथ्य, इस नियम से जुड़े हुए सारे प्रकरण आपके सामने थे। आपने इसको देखा, समझा और विग्रह किया और पहचान भी की। तो इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लो तो ले सकते हो। मैं आपकी स्क्रीन से थोड़ा विलग हो जाता हूं। रोक दियो।